अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लेक्चर को डिस्कस करने के बाद आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ी शाख है केमिस्ट्री की, लेकिन हम इसके बिल्कुल बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कंपाउंड को। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड बनाता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस ब्रांच में हम उनकी डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली वो होते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के दो कंपाउंड हो, अगर हम उनके रिएक्शन कराएं, उनसे दो या एक और कंपाउंड बने, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव्ड हुए कुछ कंपाउंड होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। उसके अलावा और भी एक सिंपल डेफिनेशन है, जो कि दोज कंपाउंड विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। या हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते ही वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी पाया जाए। उनके बगैर, हाइड्रोजन और कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ आ गई हो तो अब हम बात करते हैं इनके मेन सोर्सेज़ की। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन सोर्सेज़ की बात करें तो हमारे पास प्रिंसिपल सोर्सेज़ में लिविंग ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म में भी हमारे पास प्लांट्स और एनिमल आते हैं। कई हज़ार सौ साल पहले प्लांट्स और एनिमल जो कि मरने के बाद ज़मीन के अंदर धंस गए थे, और हज़ारों साल ज़मीन के अंदर रहने के बाद उनके ऊपर ज़मीन की एक लेयर चढ़ती गई और एक प्रेशर क्रिएट होता गया। तो कई हज़ार सालों के बाद इस तरह होने के बाद तो ये मिनरल में तब्दील होते गए, जो आज हमें कोयला ज़मीन से मिल रहा है और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हमें मिल रहा है। तो ये इनकी बदौलत मिल रहा है। इनके हज़ारों साल ज़मीन में रहने के बाद और काफ़ी रिएक्शंस के बाद ये मिनरल में तब्दील हो गए। और ये जो चीज़ें हमें ज़मीन से मिल रही हैं, ये भी कंपाउंड पर मुश्तमिल होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन्हें खुद से बनाना नामुमकिन था, ये सब हमें नेचुरली मिल रहा है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। इसके लिए हम एक थ्योरी पे नज़र डालते हैं जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जो हमें अरिस्टोटल, जिसे अरस्तू कहते हैं, उसने दिया था। उसका भी यही कहना था कि हम कभी भी लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं। ये कह रहा था कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री। यानी कि जितने भी उस टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते थे वो सिर्फ नेचुरली पाए जाते थे, या तो एनिमल से मिलते थे या तो हमें प्लांट से मिलते थे। हम उन्हें लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते थे, ना ही किसी ने कभी सोचा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार हो सकते हैं। उस वक्त के लोग भी अरिस्टोटल के इस बात से एग्री करते थे कि हाँ, ये ठीक कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक चीज़ नेचुरली पाई जाती है, तो हम उसे कभी भी लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। फिर आगे स्टूडेंट, देखते ही देखते एक साइंसदान जिसका नाम जर्मन फिजिस्ट होलर था, जिसने 1828 में एक लेबॉर्ट्री में अपना काम कर रहा था, जिसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करूँगा। वो अपना काम करते करते उसने क्या लिया, उसने अमोनियम साइनाइड लिया, जिसको वाटर में मिला के बॉयल किया। तो उसने बाद में क्या देखा कि यूरिया प्रोड्यूस हो गया, जबकि हमें पता है कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस टाइम तो यूरिया को प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर सब ने उसको देखा कि हाँ, ये कैसे हो गया, इसने कैसे यूरिया को प्रोड्यूस कर लिया। तो उसके बाद सब साइंसदान ये कहने लगे कि हम
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। पहले तो ये बात चलती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, लेकिन होलर के इस रिएक्शन के बाद मज़ीद केमिस्ट आने लगे, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरीज़ में प्रोड्यूस करने की कोशिशें करने लगे कि होलर ने कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए होलर को फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये पहला वो शख्स था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार करके दिखाया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने एसिडिक एसिड को लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस करके दिखाया। एसिडिक एसिड दरअसल सिरके को कहते हैं जो घरों में हलीम में इस्तेमाल किया जाता है। ये लेमन की टेस्ट की तरह होता है, जैसे कि आप कहीं पे हलीम खाने जाते हैं तो वो हलीम के ऊपर आपको छिड़क के देता है। ये डिस्कवर किया था कोल्बे ने 1847 में, 1847 में कोल्बे ने यह भी डिस्कवर किया था। इसके आगे फिर मज़ीद डिस्कवरियां होती गई, यानी कि इसकी शुरुआत की थी होलर ने। उसके बाद जितने भी साइंसदान आते गए या जितने भी केमिस्ट आते गए वो अपनी डिस्कवरियां करते गए। इसी तरह नंबर ऑफ़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए। आज हमारे पास हज़ारों सौों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जिनसे हम काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। इनमें कार्बन ही इतना फेमस एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि बाकी एलिमेंटों के पास नहीं है। कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है और हर तरफ से अपने साथ हाइड्रोजन को होल्ड करके रखता है, और बाकी एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम 117 एलिमेंट की बात करें तो 117 एलिमेंट मिल के भी सिर्फ 1% कंपाउंड बनाते हैं, और एक अकेला कार्बन ही है जो कि 99% कंपाउंड बनाता है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ।